सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, कुछ दिनों से तबीयत जरा ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसा वीडियो में बना नहीं पाया था। और वैसे इस चैनल पे मिलिंद प्रश्न में उपमा कथाएं दी है, उस उपमा कथा को डेली एक एपिसोड या एक कथा में अपलोड करते जा रहा हूँ। खैर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि 26 नवंबर ये संविधान दिवस भी है और 26 नवंबर के दिन ही वावन जी ने चुनाव आयोग पर रैली ले जाने की घोषणा की। तो करीब एक डेढ़ महीना पहले उन्होंने घोषणा कर दी और कार्यकर्ताओं से कहा कि इसकी तैयारी जोरों शोरों से की जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नॉन पॉलिटिकल लीडर जो कि सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारा चुनाव आयोग पर रैली ले जा रही है। और भारत में जितने अपने आप को तुर्रम खां मानते हैं या नेता मानते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो चुनाव आयोग के ऊपर एक लाइन भी नहीं बोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये पब्लिक के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर वास्तविक लीडर है कौन, सच्चा नेतृत्व है कौन। ये लोगों के लिए सोचने वाली बात है और इस पर जरूर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग पर रैली ले जाने की बात वावन मेश्राम जी कर रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी पिछले 4-5 वर्षों से चल रही थी। या यूं कहे कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर गए मेश्राम साहब, उसके 1 साल पहले से ये सारा मैटर चल रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के पहले तो सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो जो चुनाव आयोग पर रैली ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं, बहुत सारी जानकारी रखनी पड़ती है और इतने सबूत देने पड़ते हैं कि चुनाव आयोग भी इस बात को काट ना सके, अकाट्य सबूत देने पड़ते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। देखिए, यदि आप कांग्रेस के विरोध में या बीजेपी के विरोध में या बीएसपी के विरोध में या किसी भी ऐसी पार्टी के विरोध में अगर रैली धरना करते हैं, तो वो बात तो लोगों को समझ में आती है, हाँ भाई ठीक है, पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल एजेंडा है, वो उस पार्टी के खिलाफ में लड़ रहे हैं, या वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीत के आए, मैं सीएम बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, और इसलिए दूसरी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जैसे गैस के ऊपर बार बार आके जो सड़क पे बैठ जाते थे 400 से 500 रुपए के ऊपर, अभी 1000 के ऊपर चला गया था और चुनाव के कारण कम कर दिया। तो पार्टी का विरोध करना अलग बात है, पार्टियों की नीतियों का विरोध करना अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग एक अलग चीज है। संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। जब चुनाव होते हैं और आचार संहिता लगती है, तो सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास होती है। मंत्रियों के या सांसदों के, विधायकों के, इनको तो प्रभावहीन कर दिया जाता है। उनके नाम से जितने बोर्ड लगे रहते हैं उनको भी लिपापोती कर दी जाती है। तो आप सोचिए कि चुनाव आयोग जो है, एक तरीके से चुनाव के समय में पूरी भारत की जो पावर है उनके हाथ में होती है, जो प्रशासनिक पावर है। सारे अधिकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं, साथ में जो आर्मी होती है, पुलिस विभाग होता है वगैरह, सब चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं। अब इतने बड़े चुनाव आयोग के विरोध में रैली करना, ये तो आसान काम है नहीं। तो इसके लिए पहले ही मेश्राम साहब ने पूरे 8 साल से 10 साल से जो कर रहे हैं चुनाव आयोग के या ईवीएम के बारे में, जब से उन्हें पता चला और जब से ये फ्रॉड उजागर हुआ है, तब से वे लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ते 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 इतने सबूत इकट्ठा कर लिए, कोर्ट में गए, कोर्ट में केस जीतने वाले थे, तो मामला वहां फिर रंजन गोगोई जी के समय बिगड़ गया। उसके बाद में परिवर्तन यात्रा निकाली। तो एक्चुअल में पहले जो है पार्टी के लीडर वो मानने को तैयार नहीं थे, जनता ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि ईवीएम में फ्रॉड होता है। पार्टी के लीडर भी मानने को तैयार नहीं थे, जनता ही मानने को तैयार नहीं थी ईवीएम में फ्रॉड होता है। जो बहुजन समाज के, जिन्हें बुद्धिजीवी लोग कहा जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, वो भी मानने को तैयार नहीं था कि ईवीएम में फ्रॉड होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब एक इंजीनियर ने कहा कि ईवीएम में फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि वो चुनाव आयोग में हमारी ड्यूटी लगती चुनाव के समय, तो हम वो ईवीएम मशीन को ले जाते तो उसमें फ्रॉड नहीं होता है, ऐसा उस इंजीनियर ने बताया था।
तो वामन मेश्राम जी तक भी वो बात पहुंची थी, तो वामन मेश्राम जी ने भी डायलॉग मारा था कि जो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग अपना ईवीएम में फ्रॉड नहीं होता है, वो अव्वल दर्जे के गधे लोग हैं। तो वो कहा ही इसलिए था ताकि दिमाग पे असर पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर ले गए, तो इतने बड़े पैमाने पर जब ये मामला चलाया गया, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने नहीं माना। पेपर ट्रेल मशीन लगाने की बात की, फिर भी चुनाव आयोग ने नहीं माना। पेपर ट्रेल मशीन के लिए हाँ कहा गया, लेकिन वो 0.01% या 0.001% ही लगाया गया, जैसा मेश्राम साहब अपने भाषण में बताते हैं। तो मेश्राम जी ने स्टेप बाय स्टेप इसकी रणनीति बनाई, क्योंकि जो सोशल और पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, व्यवस्था के संदर्भ में काम करते हैं या व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं या समर्थन में, जैसा भी है वो काम करते हैं, तो उनके पास वो दूरदृष्टि होती है। अब ये बात तो बहुत लोगों को हो सकता है समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, लेकिन हमको तो ये बात समझ में आ रही थी कि ये मामला कोई आसानी से सुलझने वाला मैटर है नहीं। एक बार मेश्राम साहब ने अपने भाषण में कहा था कि ये ब्राह्मणों के पास ब्रह्मास्त्र है, ईवीएम मशीन उनका ब्रह्मास्त्र है, इसे तोड़ना जरूरी है, इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ना जरूरी है। उसके बदौलत वो इस देश में राज कर रहे हैं, और अगर इस ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़ा गया, यानी ईवीएम मशीन को नहीं हमने डिस्क्लोज किया, इसको तोड़ा नहीं गया या इसको हमने खत्म नहीं कर पाए, तो फिर ये जो राज सत्ता है या राज है उनका, वो और लंबे समय तक चलने वाला है। तो इस ईवीएम मशीन के फ्रॉड को तो पकड़ना ही पकड़ना था, साथ में ये बात, ये जो दूरदृष्टि की बात मैं कर रहा था, तो ये दूरदृष्टि होती है कि चुनाव आयोग आसानी से मानने वाली संस्था रहेगी नहीं, क्योंकि पूरी सरकार उसके पीछे है, ब्राह्मणों के संगठन उसके पीछे है, आरएसएस उसके पीछे है, बीजेपी उसके पीछे है, और उनके पास में सारा पावर है, चाहे प्रशासनिक पावर हो, मिलिट्री का पावर हो, पुलिस प्रशासन हो, सारा उनके पास में। तो एक वो अदने से वामन मेश्राम की बात के सामने क्यों झुकने वाले। और फिर ये जो सत्ता का मैटर है, तो सत्ता तो वो मतलब आपने बोल दिया कि ईवीएम में फ्रॉड होता है और सुप्रीम कोर्ट में ले गए मामला, इसलिए वो सत्ता छोड़ देंगे, तो इतना आसान काम तो है नहीं ना। तो ये बात तो 14-15 के समय से जानते थे कि ये कोई आसानी से मामला हल होने वाला है नहीं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होगा। तो पहले पब्लिक में जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में सबूत देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा, साबित करेंगे तब जाके अगर हम समाज में जाके बोलते हैं तो हमारे ऊपर केस नहीं हो पाएगा। ये सब बातें भी ध्यान रखनी पड़ती है ना। तो जो लीड करने वाला लीडर होता है उसी ये सारी बातें समझती है। ये जितने अपने आप को तुर्रमखा समझते हैं ना, तिड़शाही नेता, उनको अभी कौन सा शब्द यूज करूं, तो उनको जो है, उनको बाल के बराबर भी नहीं पता। उन्हें केवल इतना पता रहता है कि हम विधायक कैसे बने और सांसद कैसे बने, भाई इतना ही उनको अक्कल है, इसके आगे की अक्कल उनके पास में है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो सारा सबूत इकट्ठा किए गए और इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में दिए गए। देने के बाद में जब वहां पर ये साबित हुआ कि ईवीएम जो है उससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, फ्रॉड हो सकता है, तो वो हमारे पास में एक जो है पॉजिटिव बात आ गई कि हाँ इसमें फ्रॉड होता है। माना कि वो निर्णय हमारे खिलाफ में आया, लेकिन 50% हमारी जीत थी, हम जीतने ही वाले थे, वो केस हम जीतने वाले थे। तो उसमें दो बातें हुई कि एक तो ईवीएम को फ्रॉड कहा गया, दूसरा पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए कहा गया। जब अंतिम फैसला आने वाला था कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लगा देना चाहिए, उस समय ये मामला गड़बड़ हुआ। गोगोई साहब के समय वाला जो मैटर था और वो फिर डिसीजन जो है वो अलग तरीके से दिया गया। लेकिन ईवीएम में फ्रॉड होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। अब इस बात को लेकर हम समाज में जा सकते थे, तो कोई हमें ये नहीं कह सकता था कि आप संवैधानिक संस्था के खिलाफ में ये आरोप प्रत्यारोप गलत सलत कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं और अपनी मनमानी के हिसाब से आप जो है भाषण दे रहे हैं। ऐसा कोई वामन मेश्राम को कह नहीं सकता था। ये सेकंड स्टेप थी। तो फिर परिवर्तन यात्रा निकाली गई, क्योंकि
इससे दो बातें थी, एक तो जनता को भी पता चल जाए, क्योंकि जनता का भी विश्वास नहीं था। हम सोचे कि सुप्रीम कोर्ट से मामला जीत जाएंगे, वहां से मामला सही कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर जनता की अदालत में जाना पड़ा, जनता में लेके गए। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम में फ्रॉड होता है, तो फिर कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि जो ये कहे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो तो हर जगह हवाला दे देते कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। फिर रैली हुई, तो पहली परिवर्तन यात्रा हुई, कोरोना आ गया। दूसरी परिवर्तन यात्रा हुई, फिर तीसरी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हुई। यानी जब तक लोगों को समझ में नहीं आती तब तक बताते रहना है, बताते रहना है, बताते रहना है। जब ये सारा हो गया तो आज की तारीख में क्या है, तो आज के तारीख में नेता भी मान रहे ईवीएम में फ्रॉड होता है, जनता भी मान रही है ईवीएम में फ्रॉड होता है, अपोजिशन भी मान रहा है ईवीएम में फ्रॉड होता है। केवल बीजेपी और चुनाव आयोग नहीं मान रहा कि ईवीएम में फ्रॉड होता है। तो इसे भी उजागर करना है, इसे भी लेकर जाना है। तो अब जब वावड़ मेश्राम जी के प्रचार प्रसार के कारण और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसके कारण जो लोगों का मत बना, एक मत हुए हैं कि ईवीएम में फ्रॉड होता है, ईवीएम से बच के रहना चाहिए या ईवीएम के विरोध में लड़ना चाहिए। तो अब आगे की स्टेप तो वही जानता है ना जिसने इसकी तैयारी की हो। बाकी पार्टियों के लोगों को तो पता है नहीं, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा करना चाहिए, उनके दिमाग में आया भी नहीं होगा दूर दूर तक सपने में कि ऐसा किया जा सकता है। एक तो बहुजन समाज के जो नेता है ना, वो क्षेत्रीय नेता बन के बैठे हुए हैं और गुलामों की जिंदगी की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। क्षेत्रीय नेता जो है वो उस स्टेट में चाहे वो सीएम रहा हो, लेकिन भारत देश के हिसाब से उसकी औकात कुछ नहीं है ना। समस्या तो यह है, पूरे भारत लेवल पे तो वो लीडरशिप कर नहीं सकता और ना फिर वो उस हिसाब से सोचता है। तो इसलिए जब सोचता ही नहीं है तो सेंट्रल का कैसे सोचेगा। और चुनाव आयोग तो बहुत दूर की बात है, उसको तो लगेगा दूसरे दिन ही मुझे हथकड़ी पहना के अंदर जेल में ठूस देंगे। तो क्या मतलब उनकी जिंदगी जो है वो माना कि विधायक सांसद रहे या सीएम रहे, तो वो जिंदगी तो गुलामी जैसी है। क्योंकि आप जो है खुलकर अपना कोई स्टैंड तो ले नहीं सकते, ना ही आप सेंट्रल में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो सरकार लंगड़ी होती है वो सरकार ही समाज के लिए हित का काम करती है। अभी बीजेपी लंगड़ी होने को आ गई तो गैस के दाम कम कर दिया ना। एक उदाहरण बता रहा हूं, वो महिलाओं का आरक्षण का मामला लाया, मंदिर नहीं चिल्ला रहे। लंगड़ी हो गई तब तो लोगों के बारे में सोच रहे हैं ना, या सोच नहीं भी रहे तो कम से कम वो जो है बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो लंगड़ी सरकार होना जरूरी है। तो ये क्षेत्रीय नेता है, ये कभी जिंदगी में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सोचती ही नहीं है। तो क्या उनकी जिंदगी का काय के नेता है। वामन मेश्राम पार्षद भी नहीं है, फिर भी चुनाव आयोग पर रैली ले जाने का दम रखता है। और तुम स्टेट के सीएम रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हो। कभी सोचा है कि चुनाव आयोग के ऊपर रैली ले जाना चाहिए करके? अरे तुमको पता है कि ईवीएम में फ्रॉड होता है, ईवीएम में फ्रॉड करके बीजेपी जीत के आई, उसके पहले कांग्रेस भी जीत के आई। तुम्हें ये सारी जानकारी है। और नहीं है जानकारी तो वामन मेश्राम ने कहा कि मेरे पास से सबूत ले लो, पूरी की पूरी फाइल बनाई हुई है, मेरे पास इतने सबूत है कि बोलते बोलते मुझे 5 घंटा लग जाएगा, लेकिन सबूत कम नहीं पड़ेंगे। तो ले तुमको पता है कि उसके पास सबूत है, तुमने सबूत कई नेताओं ने लिए भी होंगे। फिर उसके आगे तो कुछ नहीं। तो जो बहुजन समाज के जो अपने आप को नेता मानते हैं वो क्षेत्रीय नेता है। क्षेत्रीय नेता की केंद्र में औकात ज्यादा बड़ी नहीं होती है। वामन मेश्राम पार्षद भी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता है।
तुम सीएम रहे हो, लेकिन फिर भी सेंट्रल में कुछ करने की काबिलियत नहीं रखते। वावन मेश्राम पार्षद भी नहीं है, उसके बावजूद वो सेंट्रल को हिलाने की अगर पावर रखता है तो उसका कारण ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर का लीडर है और तुम क्षेत्रीय स्तर के लीडर हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें जो उदयनिधि स्टालिन है उसके बारे में बनाया था कि उदयनिधि स्टालिन बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, फुले साहब अम्बेडकर विचारधाराओं को लेकर नॉर्थ इंडिया में आए और राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाएगा। उसके लिए बामसेफ के साथ में कोलैप्स कर ले, बामसेफ के साथ में बैठक करे, चर्चा करे। तो उन्हें अब हो सकता है कि मेरा जैसा छोटा आदमी यहाँ बैठ के बात कर रहा है तो वहां तक बात पहुंचेगी भी नहीं पहुंचेगी भी, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि आपको राष्ट्रीय स्तर का नेता बनोगे तो सेंट्रल की सरकार को हिला पाओगे, उसको उसमें काड़ी कर पाओगे, और काड़ी करोगे तो आपकी सुनी जाएगी, अन्यथा आपकी कौन सुनने वाला है, कौन पूछने वाला है। ऐसे स्टालिन भी कही आए, इधर नॉर्थ के यादव भाई वगैरह ये भी ऐसे बहुत आ गए। सेंट्रल वालों कुछ फर्क पड़ा क्या? उन्होंने शरद पवार जैसे आदमी को दबा के रखा, कोई फर्क पड़ा? शरद पवार कितने बड़े नेता है, लेकिन क्षेत्रीय नेता ही रहे ना, राष्ट्रीय स्तर के नहीं बन पाए। हाँ, अगर वो चाहते तो राष्ट्रीय स्तर के बन सकते थे। खापर्डे साहब के समय ही बामसेफ के साथ में अंदरूनी बातचीत वगैरह करके, तो वो अभी उदयनिधि स्टालिन जवान आदमी है, लड़का है, तो ये कर सकता है। खैर, तो जो क्षेत्रीय नेता है तो उनके इतना कोई उनका वाला वजूद सेंट्रल के सामने होता नहीं है। जो सेंट्रल में बैठे लोग हैं, जो ब्राह्मणों की सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो जानते हैं कि इनका दायरा जो है उतनी स्टेट तक ही है, स्टेट के बाहर उनको कुत्ता भी नहीं पूछता, ये वो जानते हैं। इसलिए आप देखना, जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं वो हमेशा उनके जो लीडर है उनको राष्ट्रीय नेता कहते हैं, और बहुजन समाज के जो नेता है ना, वो पता है क्या कहते? नहीं हम बिहार तक ही ठीक, नहीं हम उत्तर प्रदेश तक ही ठीक, नहीं हम तो तेलंगाना तक ही ठीक। वाह रे तुम्हारी लीडरशिप। वाहन मेश्राम पार्षद भी नहीं है, फिर भी बोलता है कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं। अभी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तुम जिससे लड़ रहे हो तो उसके टक्कर का तो बनना पड़ेगा ना। तो वाहन मेश्राम वो बने, राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, और बनने पर अब चुनाव आयोग के ऊपर ले जा रहे हैं, जो कोई नेता नहीं कर रहा। तो ये ले जाना भी इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए, उन नेताओं के बीच में मैसेज जाए कि आखिर वास्तव की लीडर कौन है, और चुनाव आयोग के ऊपर दबाव पड़े। आखिर ये ताकत, ये शक्ति बनाने का क्या उसका मतलब रहेगा अगर हम परिणामों के लिए या बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए अगर उसका उपयोग और प्रयोग ना करें। शक्ति का क्या आचार डालेंगे? तो शक्ति बनाए तब शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। पिछले साल आपने देखा होगा, आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च किया था, 3 से 4 लाख लोग आए थे, पूरे भारत में आरएसएस नंगा हो गया। उसके बाद लोग बोल रहे ना आरएसएस के बारे में। तो ये जो अटकी हुई जबान है ना नेताओं की भी, जो मैंने कहा कि क्षेत्रीय नेता है और गुलामों की जिंदगी जी रहे, तो गुलामों की जिंदगी जो अटकी हुई है ना, उनको आजाद करने का काम वावन मेश्राम कर रहा है। नेताओं का बाप है वावन मेश्राम। जो लोग सोचते हैं ना कि भाई वावन मेश्राम तो पार्षद भी नहीं है, उनकी सोचने की जो क्षमता है वो क्षमता बहुत ही निचले दर्जे पे है। उनको व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था समझ में नहीं आती है। वामन मेश्राम नेताओं का बाप हो गया आज की तारीख में। ये तो अच्छा टॉपिक मिल गया, इसी के ऊपर अलग से बना लेंगे सहारे को। तो साथियों, कुल मिला के कहना यह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है, और संविधान में चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था की मान्यता दी है, उसे पावर दिया गया है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम को फ्रॉड घोषित कर दिया है, उसके बावजूद चुनाव आयोग इस बात को नहीं मान रहा है। वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाने पर लगा हुआ है,
और इसकी भी संभावना पूरी तरह जताई जा रही है कि इस चुनाव में भी फिर ईवीएम में फ्रॉड हो सकता है। तो ये ना हो और बहुजन समाज ये शासनकर्ता जमात की ओर अग्रसर हो, इसके लिए बावन मेश्राम साहब 26 नवंबर को ही चुनाव आयोग पर रैली ले जा रहे हैं। संविधान में साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि चुनाव जो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम मशीन इन तीनों के विरोध में है। ना ही वो स्वतंत्र रूप से चुनाव करवा सकती है ईवीएम मशीन, ना ही वो फेयरली करवा सकती है, ना ही वो पारदर्शिता उसके अंदर दिखाई देती है। इसलिए इस संविधान के जो बेसिक जो संविधान में जो कहा गया है चुनाव को लेकर, उसके समर्थन में ये रैली चुनाव आयोग के ऊपर ले जाई जा रही है। तो ये 26 नवंबर का दिन ये ऐतिहासिक दिन होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भारत के बहुजन समाज के साथी, कार्यकर्ता, फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के समर्थक और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं जो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि मानते हैं कि ईवीएम के कारण ही आज के तारीख में हमारे ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमारे अधिकारों को लगातार कम किया जा रहा है, छीना जा रहा है, जिधर उधर त्राही त्राही मची हुई है, ये ईवीएम के कारण है। तो वे लोग 26 नवंबर को दिल्ली में उस रैली में जरूर शामिल हो। ये ऐतिहासिक रैली होगी, जिस तरह पिछले साल आरएसएस के ऊपर जो हुई थी वो ऐतिहासिक रैली हुई थी। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये सारा जो है इतिहास अजर और अमर होगा कि हाँ, भारत में एक ऐसा संगठन था और वो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अगर वो गलत कर रही है तो उसके विरोध में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की रैली निकाली। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोगों के सामने कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।